तो आज हम बोहर एटॉमिक मॉडल इसको स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, यानी एटम का जो सेंटर है वहाँ पे प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। और उसके बाद हमने डिफेक्ट भी पढ़ लिए। तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे डिपेंड करता है, यानी प्लैंक क्वांटम थ्योरी की झलक इसके अंदर है। जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जैसे आपको पहले भी मैंने बताया था कि नेचर से आइडिया लिया था रदरफोर्ड ने कि प्लैनेट्स जो हैं ये रिवॉल्व करते हैं। तो यही आइडिया उसने इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं ये प्रोटॉन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ये बेस कर रहा है किसके ऊपर जी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है ये समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल है। एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, आपने देखा होगा पार्क में। इसके पास दो ऑप्शन है नीचे आने के। आमतौर पर बच्चे जो है इधर से चढ़ते हैं, इधर से स्लिप करके आते हैं। यानी एक सूरत में कॉन्टिन्यूअस नीचे आएगा और दूसरे तरफ से जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, यानी स्टेप वाइज नीचे आएगा, एक में कॉन्टिन्यूअसली नीचे आएगा। ये जो कॉन्टिन्यूअस नीचे आना है दिस इज क्लासिकल, और जो डिसकॉन्टिन्यूअस यानी स्टेप वाइज आना है दिस इज क्वांटम। यानी क्वांटम थ्योरी ये है कि जो एमिशन होता है एनर्जी का वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं होता। ये एब्जॉर्प्शन होता है, जब कोई बॉडी जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करती है तो वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं करती, वो पैकेट की फॉर्म में करती है। उन पैकेट को क्या कहते हैं? क्वांटा। बहुत से हैं तो क्वांटा, सिंगल है तो क्वांटा। तो अगर ये एनर्जी जो है लाइट की फॉर्म में है तो उसको फोटॉन कहेंगे। तो बोहर एटॉमिक मॉडल में इसकी झलक है। बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, यानी दिस इज ऑर्बिट। इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। रदरफोर्ड में ये डिफेक्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक क्या होगा कि उसकी एनर्जी कम होगी और वो अल्टीमेटली जो है न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करता है। जब ये मूव करता है तो इसकी एनर्जी ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है, कांस्टेंट रहती है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, और इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। Energy of the electron remain constant when it revolve, यानी जब वो रिवॉल्व करता है तो इसकी एनर्जी ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। यानी इसमें आप देखें कि अगर हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लें तो उसमें फिक्स सर्कुलर पाथ का जो है जिक्र नहीं है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, कोई फिक्स पाथ नहीं है। लेकिन बोहर ने अपने मॉडल में फिक्स सर्कुलर पाथ का जो है जिक्र किया है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ में रहता है, ना वो न्यूक्लियस के करीब जाता है ना न्यूक्लियस के, इसी फिक्स सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करता है और उसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। यानी ये बच्चा जो है या तो इधर होगा या इधर होगा। यहाँ क्या है कि ये कॉन्टिन्यूसली नीचे आएगा, रुकेगा नहीं, ये नीचे आएगा। यहाँ क्या है कि यहाँ इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन या इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन या इधर है या इधर है या इधर है, ये दरमियान में कहीं नहीं है। यानी फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव कर बच्चा या तो इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा। दिस इज क्वांटम कि एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं। ये जो बच्चा है नीचे कॉन्टिन्यूअसली आएगा, ये कॉन्टिन्यूअसली नहीं आएगा, ये डिसकॉन्टिन्यूअसली पहले इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर आएगा, फिर नीचे आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है या तो इधर है या इधर है या इधर है। और जब ये इस फिक्स सर्कुलर पाथ में होता है तो इसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। हाँ, इसकी एनर्जी चेंज होती है जब आप इसको एनर्जी देंगे, यानी जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो ये इस लोअर से जंप करके हायर में आ जाता है और इसी तरह फिर हायर से जंप करके लोअर में आएगा जब वो सोर्स एनर्जी का हटा दिया जाएगा। तो तीसरा पॉइंट ये होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब एनर्जी, and when it jumps from higher to lower it will release energy. Fourth point है angular momentum of electron is equal to integral multiple of h over 2 pi where n is 1 2 3. ये इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये होता है होल नंबर मल्टीपल।
n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, h/2 ये कांस्टेंट है। h इसमें प्लैंक कांस्टेंट, मैंने आपको बताया कि ये इसकी झलक इसमें अंदर है। तो ये था जी बोर एटॉमिक मॉडल। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि मॉडल क्या है। ये मॉडल एक्चुअली रदरफोर्ड के जो डिफेक्ट थे उनको रिमूव करके जो है, यानी उसको अपडेट कर लिया गया, उसको रिमूव करके जो डिफेक्ट थे एक नया मॉडल बना लिया बोर ने। रदरफोर्ड में ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। इसने भी कहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं लेकिन फिक्स सर्कुलर पाथ में रहते हैं, यानी क्लासिकल थ्योरी जो है वो अप्लाई नहीं होती कि अगर कोई चार्ज बॉडी जो है अपोजिट चार्ज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो कोलैप्स करेंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के गिर्द रिवॉल्व करता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन तो होगी, कोलैप्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फिक्स पाथ में रहता है और इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। जब अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी कम होती जाएगी। अब देखिए, जब ये लोअर से हायर में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा, और एनर्जी का जो ये एमिशन अब्जॉर्प्शन है ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, ये डिसकॉन्टीन्यूस मैनर में होगा। तो लाइन स्पेक्ट्रम की जो फॉर्मेशन है वो इस मॉडल से एक्सप्लेन की जा सकती है, जबकि रदरफोर्ड मॉडल जो है ये एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये था जी बोर एटॉमिक मॉडल। अब इस मॉडल को सामने रखते हुए कुछ हम डेरिवेशन करेंगे। इसमें रेडियस आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है किसी ऑर्बिट में उसकी डेरिवेशन आएगी। तो पहले हम करेंगे जी डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम। रेडियस की न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है फिक्स सर्कुलर पाथ में, दिस इज रेडियस। अब जब फिक्स सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उस पर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, टू फोर्सेस एक्ट ऑन इट। नंबर 1, दो फोर्सेस कौन सी हैं जो इसको फिक्स सर्कुलर पाथ में ही रखती हैं? नंबर 1 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज इक्वल टू Q1 Q2 over 4 pi epsilon r square, and second force is centrifugal force, that is equal to mv square over r। ये दो फोर्सेस इस इलेक्ट्रॉन पर एक्ट कर रही हैं जब वो फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो इन दो फोर्सेस को सामने रखकर हम जो है इस रेडियस की जो है डिटर्मिनेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो E है और न्यूक्लियस पे जो चार्ज है उसको हम प्लस ZE कहेंगे, यानी यहाँ Q1 Q2 जो है ये दो चार्जेस हैं। इस केस में ये E और प्लस ZE ये दो चार्जेस हैं। तो ये इक्वेशन जो है इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू ZE इंटू E ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। तो ये जो दो फोर्सेस हैं ये इक्वल है, टू फोर्सेस आर इक्वल। ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। दिस इज इक्वेशन 1। यानी हमने इन दो फोर्सेस को इक्वल कर लिया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ना ये न्यूक्लियस के करीब जाता है ना इससे दूर जाता है। जब भी कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है तो उस पर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक सेंटीपीटल फोर्स होती है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी तो वो बॉडी जो है सर्कल में मूव करेगी। इस केस में क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो जो सेंटीपीटल फोर्स होगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। अब इस इक्वेशन से हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगी जी ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r इज इक्वल टू mv स्क्वायर एंड ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r m is equal to v square। This is equation 2, यानी v square is velocity of electron। अब हम इसको velocity of electron को रिप्लेस करेंगे
क्योंकि हमने बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ये भी यूज़ करना है इस डेरिवेशन में। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई मैच जो है कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही हो, तो उस मैच के दरमियान में उस कंपनी का इश्तिहार ज़रूर चलता है। मेरा ख्याल आप लोग मैच देखते होंगे। तो अब ये डेरिवेशन जो है हम बोर एटॉमिक मॉडल से कर रहे हैं, तो इसमें बोर एटॉमिक मॉडल का जो है जिक्र आएगा। तो अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल एंगुलर मोमेंटम mvr is equal to nh over 2 pi. दिस इज इक्वेशन 3। अब यहाँ पे बोहर एटॉमिक मॉडल आ गया। अब इससे हम वेलोसिटी जो है फाइंड कर लेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू nh over 2 pi mr। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर on both side. V square is equal to n square h square over 4 pi square m square r square. This is equation number 4. अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 इसमें v स्क्वायर है, इन दोनों को हम कंपेयर करें तो v स्क्वायर को ओमिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, इन दोनों को कंपेयर करें। n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन z e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r m। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, r से m पाई 4, तो दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर पाई m r इज इक्वल टू z e स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन। तो दिस इज रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू, आप इसको इधर ले जाएं तो इनको इधर ले आएं, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन ओवर z e स्क्वायर पाई m इज इक्वल टू r। दिस इज द रेडियस की डेरिवेशन हो गई। अब इसमें आप देखें कि n के अलावा बाकी सब कांस्टेंट हैं। h स्क्वायर भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई और m, z और n जो हैं ये कांस्टेंट नहीं है। तो इन कांस्टेंट की वैल्यूज़ को अगर पुट करें तो r इज इक्वल टू n स्क्वायर ओवर z इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब इसमें z जो है दिस इज एटॉमिक नंबर एंड n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट का न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो है वो देखें तो कितना होगा, n की वैल्यू 1 का स्क्वायर, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, 1 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह आपने सेकंड, थर्ड, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे कि दो ऑर्बिट के दरमियान गैप जो है वो आप किस तरह से फाइंड करेंगे। ये अक्सर क्वेश्चन बोर्ड में आता है। गैप, दिस इज न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, n की वैल्यू 1 है, सेकंड के लिए n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3। क्वेश्चन ये होता है ये गैप फाइंड करें और ये भी बताएं कि क्या ये गैप कांस्टेंट है, एक जैसा है, या ये चेंज होता है। अब गैप के लिए कोई फार्मूला नहीं है, आप ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं फार्मूले से, ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं फार्मूले से, और ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं फार्मूला से, ये डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ये डिस्टेंस कर लिया, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, गैप निकल आएगा। ठीक है, अब जैसे R1 फॉर हाइड्रोजन एटम n स्क्वायर ओवर 1 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो R1 फॉर हाइड्रोजन एटम इज 0.53, दिस इज 0.53। R2 n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 ओवर 1 इंटू 0.53, तो R2 इज इक्वल टू 2.12 एंगस्ट्रॉम, दिस इज 2.12
एंगस्ट्रॉम। तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 2.12 माइनस 0.53, तो 1.59 एंगस्ट्रॉम। यानी ये जो गैप है, ये गैप दिस इज 1.59 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमने ये देखना है कि क्या ये गैप एक जैसा रहता है। इसके लिए हमें R3 फाइंड करना होगा। R3, अब n का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 0.53 ओवर 1, दिस 4.77। R3 माइनस R2 यानी 4.77 माइनस 2.12 इज इक्वल टू 7 में से 2 गए 5, 6, 2। यानी ये जो गैप है ये 2.65 एंगस्ट्रॉम। आपने देखा है ये गैप एक जैसा नहीं है। क्यों नहीं एक जैसा? इसकी वजह ये है कि n की वैल्यू जो है, एक तो वो चेंज हो रही है, फिर आपने n की वैल्यू का स्क्वायर लेना है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी उसका स्क्वायर भी इंक्रीज होगा और गैप जो है ये इंक्रीज होता जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि R3 माइनस R2 इज ग्रेटर देन R2 माइनस R1 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस से, तो दो ऑर्बिट के दरमियान गैप जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि क्या हाइड्रोजन और हीलियम के केस में ये गैप एक जैसा है? देखिए, हर एटम जो है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एक जैसे नहीं है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है तो जी की वैल्यू 1 है, हीलियम में एक नहीं है, 2 हैं तो जी की वैल्यू 2 होगी। जब आप यहाँ 2 पे डिवाइड करेंगे तो हीलियम के केस में जो फर्स्ट ऑर्बिट का न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में कम है। इस तरह से भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि प्रोटॉन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो न्यूक्लियस में यानी प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन बढ़ती है, जिसकी वजह से ये गैप जो होता है ऑर्बिट में ये एक जैसा नहीं रहता। ये डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है। क्लियर हो गया?